3 दिसंबर 1971 रात के 11:30 ढाका से 200 किलोमीटर दूर पूर्वी पाकिस्तान का एक अंधेरा जंगल, पाकिस्तानी सेना का एक पूरा काफिला, 10 ट्रक, 2 बख्तरबंद गाड़ियां एक कच्ची सड़क पर रेंग रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि ड्राइवर को आगे कुछ नहीं दिखता था और तभी सड़क के दोनों तरफ से एक साथ आग की लपटें उठी, बम फटे, ट्रक जले, पाकिस्तानी सैनिक चिल्लाए। लेकिन जिन्होंने यह हमला किया वो किसी बड़ी सेना के सैनिक नहीं थे, वो थे कुछ महीने पहले तक आम किसान, शिक्षक, छात्र। उन्हें किसने बनाया इतना घातक? उन्हें किसने दिए हथियार, किसने दी ट्रेनिंग और किसकी योजना से एक पूरा देश नक्शे से मिटकर एक नए नाम से उभरा? यह सवाल आज भी दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां पूरी तरह स्वीकार नहीं करती, लेकिन सच फाइलों में दफन है और आज वो फाइल खुलेगी। यह है ऑपरेशन एक्स। साल 1947 भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना 2 हिस्सों में, पश्चिमी पाकिस्तान रावलपिंडी, लाहौर, कराची और पूर्वी पाकिस्तान ढाका, चटगांव, खुलना, दोनों के बीच भारत की 1500 किलोमीटर की जमीन। यह भूगोल पहले दिन से ही एक टाइम बम था। पूर्वी पाकिस्तान में रहते थे बंगाली, उनकी अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति थी, अपना मिजाज था। पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता उर्दू को राष्ट्रीय भाषा थोपना चाहती थी। 1952 में ढाका की सड़कों पर खून बहा, सिर्फ इसलिए कि लोग अपनी भाषा के लिए लड़ रहे थे। यह भाषा आंदोलन वो पहली चिंगारी थी जो 1971 में विस्फोट बनने वाली थी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब पाकिस्तान के राजनीतिक भू राजनीतिक चेस बोर्ड पर एक और चाल चली गई। दिसंबर 1970 पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और नतीजे देखकर पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता कांप उठी। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्ण बहुमत जीत लिया, यानी मुजीब को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का हक था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो यह नहीं होने देना चाहते थे। सत्ता का हस्तांतरण रोक दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान में विरोध की लहर उठी और फिर 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। यह कोई सैन्य अभियान नहीं था, यह एक नरसंहार था। ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों को गोली मारी गई, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, गांव के गांव जला दिए गए, औरतों के साथ अत्याचार किए गए। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के अनुमान के मुताबिक अगले 9 महीनों में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत की तरफ भागे। यह वो क्षण था जब भारत को एक फैसला लेना था। नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक, मार्च 1971। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक असाधारण संकट था। एक तरफ 1 करोड़ शरणार्थियों का बोझ जो भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका और चीन जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। निक्सन प्रशासन ने साफ कह दिया था भारत इसमें दखल न दे, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक ऐसा रास्ता चुना जो न सीधा था न दिखने वाला था। उन्होंने एक गुप्त बैठक बुलाई। इसमें थे रॉ के संस्थापक निदेशक रामेश्वर नाथ काव और उस बैठक में जो योजना बनी उसका कोडनेम था ऑपरेशन एक्स। रामेश्वर नाथ काव यह नाम भारतीय खुफिया इतिहास का सबसे शक्तिशाली नाम है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 में बनी थी और काव ने इसे वो धार दी थी जो दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भी नहीं दे पाती थी। काव एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी अखबारों में नहीं आए, जिनकी तस्वीरें दशकों तक सार्वजनिक नहीं थी, जिनके नाम का उच्चारण सिर्फ बंद कमरों में होता था। और इंदिरा गांधी ने उन्हें एक असंभव काम सौंपा, पूर्वी पाकिस्तान के भीतर एक ऐसी फौज खड़ी करो जो अंदर से पाकिस्तान को तोड़ दे। काव ने फाइल बंद की, चश्मा ठीक किया और कहा यह होगा ऑपरेशन एक्स की पहली चाल। पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आए लाखों शरणार्थियों में हजारों ऐसे युवा थे जो लड़ना चाहते थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, उनके घर जल चुके थे, उनके परिवार बिखर चुके थे। रॉ के एजेंट इन शिविरों में पहुंचे। चुनाव शुरू हुआ सबसे फुर्तीले, सबसे बहादुर, सबसे समझदार युवकों का। इन्हें पहले पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में लाया गया, फिर उन्हें भारत की जमीन पर स्थापित गुप्त प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा गया। देहरादून के जंगलों में, त्रिपुरा की पहाड़ियों में, मेघालय की घाटियों में, यहाँ भारतीय सेना के विशेष बल के अधिकारी खुद मैदान में उतरे। उन्होंने इन बंगाली युवकों को सिखाया गुरिल्ला युद्ध, छापा मार रणनीति, विस्फोटकों का इस्तेमाल, संचार तोड़ने की तकनीक, रात में बिना आवाज किए आगे बढ़ना। यह थी मुक्ति वाहिनी, स्वतंत्रता की वो सेना जो भारत की जमीन पर भारतीय हाथों से तराशी जा रही थी। लेकिन यह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, रॉ का असली खेल इससे कहीं ज्यादा गहरा था। टैक्टिकल मैन्यूअर नंबर 1, मुक्ति वाहिनी को हथियार। काव ने सोवियत संघ से संपर्क साधा। सोवियत रूस पहले से पाकिस्तान की नीतियों से नाखुश था। उन्होंने हथियार दिए, भारत ने रास्ता दिया और वो हथियार रात के अंधेरे में पूर्वी पाकिस्तान की सीमा में पहुंचने लगे। टैक्टिकल मैन्यूअर नंबर 2, इंटेलिजेंस नेटवर्क। रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान के भीतर एक पूरा सूचना तंत्र खड़ा किया। दुकानदार, नाविक, स्कूल शिक्षक, ये सब रॉ के लिए सूचना इकट्ठा करते थे। पाकिस्तानी सेना की हर हरकत, कहां से कितनी फौज जा रही है, कौन सा पुल कमजोर है, कहां गोला बारूद का भंडार है, यह सब ढाका से देहरादून तक पहुंचता था। टैक्टिकल मैन्यूअर नंबर 3, मनोवैज्ञानिक युद्ध। रॉ ने एक रेडियो स्टेशन चलाया
स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र। यह रेडियो पूर्वी पाकिस्तान की जनता को प्रतिरोध के लिए प्रेरित करता था। शेख मुजीब के संदेश प्रसारित होते थे, पाकिस्तानी सेना की क्रूरताओं की रिपोर्ट बताई जाती थी और यह रेडियो भारत के किसी गुप्त स्थान से प्रसारित होता था। लेकिन ऑपरेशन एक्स का सबसे खतरनाक पहलू वो था जो किसी को बताया नहीं गया। अमेरिका को निक्सन और किसिंजर दोनों पाकिस्तान के समर्थक थे। उन्होंने भारत को बार बार चेतावनी दी। चीन ने भी भारत को धमकी दी, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक ऐसी चाल चली जो भू राजनीतिक शतरंज में आज भी मिसाल है। 9 अगस्त 1971 को भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। इस एक कदम ने अमेरिका और चीन दोनों को सीधे टकराव से रोक दिया। अब अगर अमेरिका भारत पर दबाव बनाता तो उसे सोवियत संघ से भी पंगा लेना पड़ता। यह था भू राजनीतिक सुरक्षा कवच और यह चाल काव और इंदिरा ने मिलकर चली थी। जून से नवंबर 1971 तक ऑपरेशन एक्स पूरी गति से चला। हजारों मुक्ति बाहिनी लड़ाके प्रशिक्षण पाकर एक एक करके सीमा पार करने लगे। वो रात के अंधेरे में घुसते, पाकिस्तानी सेना के संचार केंद्र उड़ाते, पुल तोड़ते, रेल की पटरियां उखाड़ते, सैन्य काफिलों पर हमले करते और फिर जंगलों में गायब हो जाते। पाकिस्तानी जनरलों के लिए यह एक अजीब दुस्वप्न था। वो किसे पकड़े, कहाँ ढूंढे, दुश्मन दिखता नहीं था, लेकिन नुकसान रोज हो रहा था। हर ऑपरेशन के बाद रॉ के फील्ड अधिकारी रिपोर्ट भेजते, काव उसे पढ़ते और अगली चाल तय होती। यह था कोवर्ट ऑपरेशन का वो स्तर जो दक्षिण एशिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन एक खतरा था, एक ऐसा खतरा जिसके बारे में दिल्ली में कोई बात नहीं करना चाहता था। पाकिस्तानी सेना हार नहीं मान रही थी, बल्कि वो और क्रूर होती जा रही थी। अलबद्र और अलशम्स पाकिस्तान समर्थक मिलिशिया बंगाली बुद्धिजीवियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। यह था एक व्यवस्थित नरसंहार और इस स्थिति में भारत और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने शायद यह सोचकर कि वो पहल करेगा, भारत के पश्चिमी मोर्चे पर हवाई हमले किए। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इंदिरा गांधी उसी रात संसद में गई और ऐलान किया, भारत अब सीधे युद्ध में उतरेगा। भारतीय सेना की तीनों शाखाएं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना एक साथ सक्रिय हो गयी। लेकिन वो अकेले नहीं लड़ रही थी। मुक्ति बाहिनी जो महीनों से भीतर से लड़ रही थी, अब भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी। यही था ऑपरेशन एक्स का असली नतीजा। जब भारतीय सेना सामने से आई, मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तानी सेना को पीछे से घेरा। पाकिस्तानी जनरलों को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से रोके। भारतीय नौसेना ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट, आईएनएस विपुल और आईएनएस निर्घा, इन 2 मिसाइल बोटों ने कराची बंदरगाह पर हमला किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौसैनिक ठिकाना धू धू करके जल उठा। उधर पूर्व में भारतीय सेना ने ढाका की तरफ कूच शुरू की। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ईस्टर्न कमांड के प्रमुख, और मुक्ति बाहिनी के कमांडर जनरल मोहम्मद अताउल गनी उस्मानी, दोनों ने मिलकर वो रणनीति बनाई जिसने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। 13 दिसंबर को ढाका घिर गया। 16 दिसंबर 1971 दोपहर के 4:31 ढाका का रेसकोर्स मैदान। पाकिस्तान के पूर्वी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्लाह खान नियाजी एक मेज के सामने बैठे। उनके सामने थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। नियाजी ने कलम उठाई और हस्ताक्षर कर दिए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत और मुक्ति बाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था और उसी दिन नक्शे पर एक नया नाम लिखा गया, बांग्लादेश। लेकिन इस जीत के पीछे वो परतें हैं जो आज भी कम जानी जाती है। ऑपरेशन एक्स के दौरान रॉ ने कितने लड़ाके प्रशिक्षित किए? सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा। यह संख्या किसी फिल्मी कहानी से नहीं, यह वो सच है जो सालों बाद भारतीय और बांग्लादेशी सैन्य इतिहासकारों ने लिखा। रॉ ने सिर्फ लड़ाके नहीं बनाए, उसने पूर्वी पाकिस्तान के भीतर एक समानांतर सरकार का समर्थन किया। मुजीबनगर सरकार जो कोलकाता में भारत की मदद से चल रही थी, उसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तानी नरसंहार की सच्चाई फैलाने के लिए सूचना युद्ध चलाया और उसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इंटरसेप्शन को इतने गहरे स्तर पर तोड़ा कि पाकिस्तानी सेना को खुद अपनी योजना सुरक्षित नहीं लगती थी। यह था एक मल्टी लेयर कोवर्ट ऑपरेशन जो इतिहास में अद्वितीय है। और अब वो पहलू जो सबसे कम बताया जाता है, अमेरिका क्या कर रहा था। निक्सन ने भारत को रोकने के लिए यूएसएस एंटरप्राइज, एक परमाणु शक्ति चालित विमान वाहक पोत, बंगाल की खाड़ी में भेजा। यह एक खुली धमकी थी, लेकिन भारतीय नौसेना और सोवियत परमाणु पनडुब्बियां जो सोवियत भारत संधि के बाद क्षेत्र में पहले से थी, ने उस टास्क फोर्स को रोक दिया। अमेरिकी विमान वाहक आगे नहीं बढ़ा और यह क्षण शीत युद्ध के भू राजनीति
राजनीतिक इतिहास का वो मोड़ था जब एक छोटे देश ने एक महाशक्ति को झुका दिया। काव की चाल, सोवियत संधि उस दिन अपना असली रंग दिखा गई। इस पूरी कहानी में एक और नाम है जो अक्सर इतिहास की किताबों में दब जाता है, जनरल सैम मानेकशॉ, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष। जब मार्च 1971 में इंदिरा गांधी ने तत्काल सैन्य कार्रवाई की बात की तो मानेकशॉ ने साफ कहा, अभी नहीं, सेना तैयार नहीं है, मानसून में लड़ाई नहीं होगी। उन्होंने इंदिरा गांधी को उनकी पूरी कैबिनेट के सामने रोका और कहा, दिसंबर तक इंतजार करें, तब हम जीतेंगे पक्का। इंदिरा गांधी ने एक ऐसे जनरल की बात मानी जो प्रधानमंत्री के सामने भी सच बोलने से नहीं डरता था। यह इंतजार ऑपरेशन एक्स को परिपक्व होने का वक्त दे गया और दिसंबर में मानेकशॉ का वादा पूरा हुआ। ऑपरेशन एक्स की विरासत 1971 के बाद दुनिया की हर बड़ी खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन का अध्ययन किया। CIA ने रिपोर्ट बनाई, मोसाद ने नोट्स लिए, KGB ने अपने अभिलेखागार में इसे दर्ज किया, क्योंकि ऑपरेशन एक्स एक मिसाल बन गया था। यह दुनिया का पहला ऐसा दस्तावेजीकृत उदाहरण था जहां एक खुफिया एजेंसी ने छापामार सेना बनाई, उसे लड़ाया, राजनयिक सुरक्षा कवच बनाया, सूचना युद्ध लड़ा और अंत में एक पूरे देश का निर्माण करवाया। रामेश्वर नाथ काव्य जो कभी कैमरे के सामने नहीं आए, वो भारतीय खुफिया इतिहास के सबसे बड़े वास्तुकार बन गए। और वो मुक्ति वाहिनी के लड़ाके जो किसान थे, जो छात्र थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने अपनी जान दी, अपना खून बहाया। कुछ वापस आए एक नए देश में, कुछ उन जंगलों में ही रह गए जहाँ से वो कभी लौटे नहीं। उनके नाम ढाका के शहीद स्मारकों पर है और एक छोटी सी तख्ती देहरादून के उस जंगल में भी है जहाँ उन्होंने पहली बार राइफल उठाई थी। यह कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है, यह उस सच की कहानी है कि इतिहास सिर्फ युद्धों से नहीं बनता, इतिहास बनता है उन गुप्त कमरों में जहाँ कुछ लोग बिना नाम के, बिना यश के दुनिया बदलने का काम करते हैं। रामेश्वर नाथ काव्य ने एक बार कहा था, एक अच्छा जासूस वो है जिसका नाम कोई नहीं जानता और एक महान ऑपरेशन वो है जिसकी सच्चाई पीढ़ियों बाद समझ आती है। ऑपरेशन एक्स वो महान ऑपरेशन था और बांग्लादेश उसका जीता जागता प्रमाण है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए अगला वीडियो आप किस ऑपरेशन या मिशन पर देखना चाहते हैं। हम वो कहानियां लाते रहेंगे जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।